नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। ये किसानों की मेहनत का ही नतीजा है कि देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि निर्यात भी करता है। लेकिन विडंबना है कि देश दुनिया का पेट भरने वाले किसान को आज भी उसकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाया है। सरकार ने किसानों के सशक्तिकरण, उनकी आमदनी बढ़ाने और कृषि में सुधार के लिए 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद से पारित कराया। इस बिल को लेकर भ्रांतियां भी हैं, जैसे सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को खत्म करने जा रही है। सरकार किसानों से धान गेहूं की खरीद नहीं करेगी। सरकार ने साफ किया है कि इन बिलों के बाद ना तो मंडियां बंद होंगी और ना ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि इन बिलों के बाद किसान अपने उत्पाद को बेचने और उसकी कीमत तय करने के लिए भी पूरी तरह से आजाद हैं। सरकार का यह भी कहना है कि किसान अब किसी की दया के मोहताज नहीं रहेंगे। दरअसल ये विधेयक कृषि में सुधार के लिए लाए गए हैं और ये 21वीं सदी के भारत के लिए बेहद जरूरी भी हैं। तो आज विशेष में बात करेंगे कृषि से जुड़े इन विधेयकों की, बताएंगे इन विधेयकों से जुड़े प्रावधान के बारे में, साथ ही बात करेंगे किसानों को इनसे होने वाले लाभ की। तो शुरुआत करते हैं आज की विशेष की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत दिलाने और उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए पिछले 6 वर्षों में अनेक कदम उठाए। इसी दिशा में सरकार ने जून में 3 अध्यादेश लाए। बाद में इन अध्यादेशों की जगह लेने के लिए विधेयक लाया गया। इन विधेयकों में किसानों और कृषि की स्थिति को बेहतर बनाने के तमाम उपाय किए गए हैं। केंद्र सरकार ने 3 जून 2020 को किसानों को लाभ पहुंचाने और कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया। संसद सत्र नहीं चलने की वजह से केंद्रीय कैबिनेट ने खेती से जुड़े 3 कानून बनाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी। बाद में इसके लिए विधेयक लाए गए। ये 3 विधेयक हैं: कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। सबसे पहले बात करते हैं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 की। विधेयक में किसानों के लिए एक सुगम और मुक्त माहौल तैयार करने का प्रावधान किया गया है, जिससे उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की आजादी मिल सके। किसानों को उनकी उपज को बेचने की आजादी देने के लिए विधेयक में खास व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ऐसी व्यवस्था जहां किसान और व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी दूसरे जरिए से उत्पादों का सरलता पूर्वक व्यापार कर सकें। विधेयक राज्यों की अधिसूचित मंडियों के अलावा राज्य के भीतर और बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज बिना किसी बाधा के बेचने के लिए अवसर और व्यवस्थाएं प्रदान करता है। किसानों को अपने उत्पाद के लिए कोई उपकर या सेस नहीं देना होगा और उन्हें माल ढुलाई का खर्च भी वहन नहीं करना होगा। विधेयक में किसानों के लिए ई-ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बिना बाधा के व्यापार सुनिश्चित हो सके। मंडियों के अलावा व्यापार क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी। किसान खरीदार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों को मिलने वाले लाभ के बजाय किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत मिल सके। प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फाउंडेशन बिल 2020, इसके वजह से क्या होगा, जो पहले जो किसान जो फार्मर्स अपना प्रोड्यूस लेकर एपीएमसी मार्केट में आता था, उसको वही कमीशन एजेंट उसको खरीदते थे। अभी ये एक्ट आने जाने से क्या होगा कि वो फार्मर्स डायरेक्टली बेच सकता है कोई बायर्स को, उसको बिना कमीशन एजेंट के थ्रू जाए। इस विधेयक में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। अब बात करते हैं कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 की। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। मुख्य प्रावधान की बात करें
तो कृषकों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधे जोड़ने का प्रावधान है। कृषि करार के माध्यम से बुवाई से पहले ही किसान को उसकी उपज के दाम तय हो सकेगा। बुवाई से पहले ही किसान को मूल्य का आश्वासन होगा। दाम बढ़ने पर न्यूनतम मूल्य के साथ अतिरिक्त लाभ मिलने की व्यवस्था है। कानून से बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों से हटकर प्रायोजकों पर चला जाएगा। मूल्य पहले ही तय हो जाने से बाजार में कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव किसान पर नहीं पड़ेगा। इससे किसानों की पहुंच सबसे आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण और उन्नत खाद बीज तक होगी। इससे विपणन की लागत कम होगी और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी। किसी भी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा 30 दिनों में स्थानीय स्तर पर करने की व्यवस्था की गई है। कृषि क्षेत्र में शोध एवं नई तकनीकी को बढ़ावा मिलेगा। जो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, ये बेसिकली एक लीगल फ्रेमवर्क देता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बहुत सारे अपीयरेंसेस चल रहा है कि लैंड, कॉर्पोरेट सेक्टर को लैंड चला जाएगा, जो परचेसर है फार्मर्स का लैंड चला जाएगा। ये एक्ट कतई उसके बारे में नहीं बोल रहा है। इनफैक्ट ये एक्ट जो है इतना प्रो फार्मर्स है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्सप्रेस दैट ये बहुत प्रो फार्मर्स है, और इसका इनबिल्ट में बहुत सारे डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी है कि अगर कोई प्रोसेसर परचेस करना चाहता है फार्मर से कोई प्रोड्यूस, तो उसको एक प्री डिटरमिन्ड प्राइस के थ्रू परचेस करना पड़ेगा। और विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। किसान शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर प्रसंस्करणकर्ताओं, एग्रीगेटर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों के साथ जुड़ने में समर्थ हो सकेंगे। अब बात आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 की करते हैं। इस विधेयक के जरिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खेती उत्पादों से जुड़े प्रावधान में सुधार किया गया। खेती उत्पाद को जमा नहीं करने के कठोर नियम थे। इस विधेयक के जरिए कानून बनाकर उनमें छूट दी गई है। अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था से निजी निवेशक सरकारी और नियामकीय हस्तक्षेप के भय से मुक्त हो जाएंगे। उत्पादन, भंडारण, ढुलाई, वितरण और आपूर्ति करने की आजादी से व्यापक स्तर पर उत्पादन करना संभव हो जाएगा। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में निजी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा। इससे कोल्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ाने और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। कभी भी देखोगे प्याज का दाम बढ़ गया, आलू का दाम बढ़ गया, गवर्नमेंट सरकार बोलती है स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगा दो। स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगाने का मतलब कि जो व्यापारी के पास इतना एक पर्टिकुलर स्तर तक स्टॉक रह सकता है, ज्यादा नहीं रह सकता है। ये क्या करता था कि बहुत डिस्टर्ब कर देता था सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। जो फार्मर से प्रोड्यूसर तक का जो सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करते हैं, स्टॉक होल्डिंग लिमिट। कभी प्याज का दाम बढ़ गया, स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगा दो। ये एक्ट के थ्रू क्या होगा कि ओनली इन केस ऑफ वॉर और फेमिन तभी स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगा सकता है, नहीं तो नहीं लगा सकता है। इस विधेयक के जरिए से कृषि क्षेत्र में संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया जा सकेगा। किसान मजबूत होंगे तो निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यहां पर किसानों की बेहतरी से जुड़े विधेयकों की पृष्ठभूमि समझना भी जरूरी है। अपने उपज का वाजिब दाम मिलने में किसानों को कई समस्याओं और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये विधेयक इन बाधाओं को दूर करने की दिशा में उठाया गया कदम है। लंबे वक्त से खेती मुनाफे का सौदा नहीं रह गया था। किसान जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद अपनी उपज की सही कीमत पाने में नाकाम रह रहे थे। उनकी आमदनी बढ़ाकर ही खेती की हालत में सुधार लाई जा सकती है। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार नए कानून बनाने की मंशा से 3 विधेयक लाई। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। दरअसल ये तीनों विधेयक देश में कृषि सुधार के नजरिए से ऐतिहासिक हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 की। इस विधेयक को लाने के पीछे मंशा क्या थी? कई तरह के नियामक प्रतिबंधों के कारण देश के किसानों को अपने उत्पाद बेचने में काफी दिक्कत आती है।
अधिसूचित कृषि उत्पाद विपणन समिति वाले बाजार क्षेत्र के बाहर किसानों पर उत्पाद बेचने पर कई तरह के प्रतिबंध हैं। इन्हें अपने उत्पाद सरकार की ओर से लाइसेंस प्राप्त खरीदारों को ही बेचने की बाध्यता है। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य को ऐसे उत्पादों के सुगम व्यापार के रास्ते में भी कई तरह की बाधाएं हैं। ऐसी ही बाधाओं को दूर करने के लिए इस विधेयक को लाया गया। इसके तहत कोई भी किसान अपनी फसल अपने प्रदेश में या दूसरे प्रदेश में बेच सकता है। उसी तरीके से कोई भी व्यापारी अपने प्रदेश के किसानों से या दूसरे प्रदेश के किसानों से व्यापार कर सकता है। मार्केट में जितनी प्रतिस्पर्धा होगी, किसान को उतनी ही अच्छी कीमत मिल सकती है। व्यापारियों पर नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। ये इस एक्ट के वजह से क्या होगा कि बहुत सारे कंपटीशन बढ़ गए मार्केट में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे राज्यों, पंजाब हरियाणा में बहुत प्रोटेस्ट हो रही है एक्ट के अगेंस्ट में। क्यों हो रहा है कि जो पंजाब हरियाणा में जो राइस और व्हीट प्रोक्योरमेंट होता है, एफसीआई करता है, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उनका, जो मंडी टैक्स, आड़तिया कमीशन और रूरल डेवलपमेंट से मिलाकर 8.5% है। 8.5% ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत हाई होता है कोई भी कमोडिटीज के लिए। हरियाणा भी इस टाइप का टैक्स करीब 7% है। तो अभी एपीएमसी ये अमेंडमेंट होने के बाद फार्मर्स को जरूरी नहीं कि वो एपीएमसी में थ्रू आएगा, वो कहीं भी बेच सकता है। इस विधेयक का मूल मकसद कृषि उत्पाद विपणन समिति यानी एमपीएमसी बाजारों की सीमाओं से बाहर किसानों को कारोबार के अतिरिक्त अवसर मुहैया कराना है। इससे किसानों को प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में अपने उत्पाद की अच्छी कीमत मिल सकेगी। ये एमएसपी पर खरीद की मौजूदा प्रणाली के पूरक के तौर पर काम करेगा, जो किसानों को स्थिर आय प्रदान कर रही है। इससे एक देश एक कृषि बाजार बनाने का रास्ता साफ होगा। अब बात करते हैं कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 की। भारत में ज्यादातर खेत छोटे आकार के हैं। भारतीय कृषि के खेतों के छोटे आकार के कारण विखंडित खेती की श्रेणी में रखा जाता है। मौसम पर निर्भरता, उत्पाद की अनिश्चितता और बाजार अनिश्चितता की इसकी कुछ कमजोरियां हैं। इसके चलते कृषि जोखिम भरा हुआ है। इन समस्याओं को दूर करने के मकसद से ये विधेयक लाया गया। इसके जरिए खेती से जुड़े जोखिम को किसानों से हटाकर प्रायोजक पर हस्तांतरित कर दिया गया है। बुआई से पहले ही कीमत तय होने से उनका जोखिम कम होगा। किसानों को शोषण का भय नहीं रहेगा। किसानों तक बेहतर तकनीकी पहुंच सुनिश्चित होगी। विपणन की लागत में कमी आएगी और किसानों की आय में सुधार होगा। सप्लाई चेन बनाने में निजी निवेश बढ़ेगा। दोनों पार्टी को अगर सपोज मैं हाइपर से बता दूं कि भिंडी है उसको 20 रुपए में खरीदना है, कोई बायर्स को, अगर मार्केट प्राइस 30 रुपए है, वो बायर्स बोलेगा, फार्मर्स बोलेगा नहीं मैं मार्केट में बेचूंगा, आपको नहीं बेचूंगा, तो उसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट का वो कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। और इसके वजह से होगा क्या कि द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस विल इम्प्रूव, क्योंकि जो बायर्स है वो अपना स्पेसिफिकेशन बता सकते हैं फार्मर्स बिफोर हैंड, एमओयू साइन करके जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। किसानों को अपनी फसलों के लिए तैयार बाजार मिलेगा। किसान सीधे तौर पर विपणन से जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा। विवाद की स्थिति में किसानों के हितों का संरक्षण हो, इसके लिए भी खास प्रबंध किए गए हैं। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 के जरिए भी किसानों के जोखिम को कम करने का प्रयास किया गया है। भरपूर पैदावार के बावजूद कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश के अभाव में किसान अपनी उपज के उचित मूल्य पाने में असमर्थ रहे हैं। पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रतिबंधों की वजह से जल्द खराब हो जाने वाली कृषि उपज की बम्पर पैदावार होने पर किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। अगर पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध हों तो बड़े पैमाने पर इस तरह की बर्बादी को रोका जा सकता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए ही ये विधेयक लाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। किसानों के हित में लाए गए तीनों विधेयक को लेकर जाहिर की गई सभी शंकाओं का सरकार ने स्पष्ट रूप से समाधान किया है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि ये विधेयक खेती किसानी में आए बदलाव को देखते हुए किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सशक्त करने के लिए लाया गया है। आइए जानते हैं विधेयक पर व्यक्त की गई शंकाएं और उनके समाधान के बारे में। कृषि विधेयक पर लोगों की शंकाओं को दूर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि में सुधार के लिए लाए गए ये विधेयक 21वीं सदी के भारत की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे न केवल कृषि क्षेत्र का कायाकल्प होगा, बल्कि करोड़ों किसानों का सशक्तिकरण भी सुनिश्चित होगा।
नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है। अब उसे अपने क्षेत्र की मंडी के अलावा भी कई और विकल्प मिल गए हैं। अब उसे अगर मंडी में ज्यादा लाभ मिलेगा तो वहां मंडी में जाकर अपनी फसल बेचेगा। मंडी के अलावा कहीं और से ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा लाभ मिलता है तो वहां जाकर के बेचेगा। उसकी सारे बंधनों से मुक्ति दिलाने के कारण ये संभव होगा। कृषि विधेयकों की शंकाएं और समाधान पर बात करें तो कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 में कई शंकाएं जाहिर की गई हैं। हालांकि इन सभी शंकाओं का स्पष्टीकरण सरकार द्वारा दिया गया है। इसमें एक ये शंका व्यक्त की गई कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद बंद हो जाएगी, जबकि सरकार का कहना है कि एमएसपी पर पहले की तरह खरीद जारी रहेगी। किसान अपनी उपज एमएसपी पर बेच सकेंगे। इसी तरह कहा जा रहा है कि किसान कृषि उत्पाद यानी पंजीकृत बाजार समितियां यानी एपीएमसी मंडियों के बाहर बेचेंगे तो मंडियां समाप्त हो जाएंगी। सरकार ने इसका समाधान करते हुए कहा कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी और वहां पहले की तरह व्यापार होता रहेगा। इस व्यवस्था में किसानों को मंडी के साथ ही अन्य स्थानों पर अपनी उपज बेचने का विकल्प प्राप्त होगा। एक और बात इस विधेयक को लेकर जाहिर की जा रही है कि ई नैम जैसे सरकारी ई ट्रेडिंग पोर्टल का क्या होगा। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि मंडियों में ई नैम ट्रेडिंग व्यवस्था भी जारी रहेगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मंचों पर कृषि उत्पादों का व्यापार बढ़ेगा। इससे पारदर्शिता आएगी और समय की बचत होगी। कई जगह यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब कृषि मंडियों का क्या होगा। क्या कृषि मंडियां बंद हो जाएगी? क्या वहां पर खरीद बंद हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। और मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही अब भी होगा। कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे रहे। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर जाहिर की गई शंकाओं का समाधान भी सरकार ने किया है। इसमें शंका व्यक्त की गई कि अनुबंधित कृषि समझौते में किसानों का पक्ष कमजोर होगा और वे कीमतों का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। वहीं सरकार ने साफ किया है कि किसान को अनुबंध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी कि वो अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेच सकेगा। उन्हें अधिक से अधिक 3 दिन के भीतर भुगतान प्राप्त होगा। लोगों में ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि छोटे किसान संविदा खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे कर पाएंगे, क्योंकि प्रायोजक उनसे परहेज कर सकते हैं। सरकार ने इस शंका को साफ करते हुए कहा कि देश में 10,000 कृषक उत्पादक समूह निर्मित किए जा रहे हैं। ये समूह छोटे किसानों को जोड़कर उनकी फसल को बाजार में उचित लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि नई व्यवस्था में किसानों के लिए परेशानी होगी। सरकार ने इसे भी साफ करते हुए कहा कि अनुबंध के बाद किसानों को व्यापारियों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। खरीदार उपभोक्ता उसके खेत से ही उपज लेकर जा सकेगा। विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को लाभ होगा। सरकार ने इस बात को बिल्कुल साफ करते हुए कहा
कि विवाद की स्थिति में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर ही विवाद से निपटने की व्यवस्था रहेगी। लेकिन खेती के क्षेत्र में जब हम विचार करते हैं तो एकांगी विचार होगा तो कभी भी न तो किसान का भला होगा और न खेती मुनाफे में आएगी। किसानों की आमदनी दोगुनी हो उसके लिए सिर्फ ये ही बिल कारगर नहीं है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सिलसिलेवार बहुत सारे प्रयास 6 सालों में किए गए। सरकार ने कृषि क्षेत्र के उत्थान और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से जो विधेयक पारित कराए हैं, उनसे न केवल किसानों का सशक्तिकरण होगा, बल्कि दशकों से बिचौलियों और मंडियों के चक्कर में फंसे किसानों को मुक्ति भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। किसानों के सशक्तिकरण और उनकी आय को दोगुना करने के मकसद से सरकार द्वारा संसद से पास कराए गए विधेयक को लेकर लोगों में ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि अब उन्हें फसलों का एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि विधेयक में इस तरह का कोई प्रावधान है ही नहीं। और देश के कृषि मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि एमएसपी की सुविधा पहले जैसी ही मिलती रहेगी। आइए जानते हैं एमएसपी का मतलब और किसानों के लिए इसके मायने क्या हैं। आज़ादी के बाद से ही देश के किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। किसानों को उनकी मेहनत और लागत के बदले फसल की कीमत बहुत कम मिल रही थी। किसानों को इस स्थिति से उबारने के लिए साल 1964 में सरकार ने खाद्य अनाज मूल्य समिति बनाई। इस समिति की सिफारिश पर साल 1966-67 में पहली बार गेहूं और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय किया गया। फसलों की कीमत तय करने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि मूल्य आयोग का गठन किया, जिसका नाम साल 1985 में बदलकर CACP यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसके साथ ही अनाज की खरीद और उसके भंडारण के लिए साल 1965 में FCI यानी भारतीय खाद्य निगम का गठन किया गया। सरकार किसानों से खरीदा अनाज FCI और नाफेड के पास भंडार करती है। यहीं से PDS यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को वितरित किया जाता है। एमएसपी से किसानों को कितना फायदा मिलता है, ये हमेशा चर्चा का विषय रहा है। साल 2015 में FCI के पुनर्गठन का सुझाव देने के लिए बनी शांता कुमार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एमएसपी का लाभ मात्र 6% किसानों को ही मिल पाता है। इसका मतलब है कि देश के 94% किसान एमएसपी के फायदे से दूर रहते हैं। साल 2016 में एमएसपी पर नीति आयोग की रिपोर्ट भी काफी चौंकाने वाली थी। इसके मुताबिक 81% किसानों को ये मालूम था कि सरकार कई फसलों पर एमएसपी देती है, लेकिन बुआई सीजन के पहले सही कीमत सिर्फ 10% किसानों को ही पता थी। पिछले कुछ सालों के दौरान सरकार द्वारा घोषित किए गए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को देखें तो साल 2009-10 से 2013-14 के मुकाबले साल 2014-15 से 2018-19 के दौरान एमएसपी में काफी बढ़ोतरी हुई है। धान और गेहूं का एमएसपी साल 2009-10 में 1050 रुपया और 1100 रुपया, 2010-11 में 1000 रुपया और 1170 रुपया, 2011-12 में 1080 रुपए और 1170 रुपए, साल 2012-13 में 1250 रुपए और 1285 रुपए और साल 2013-14 में 1310 रुपए और 1350 रुपए था। इसके मुकाबले साल 2014-15 से साल 2019-20 के दौरान धान और गेहूं के एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी होती रही। धान और गेहूं का एमएसपी साल 2014-15 में 1360 रुपए और 1400 रुपए था, जबकि 2015-16 में 1410 रुपए और 1450 रुपए रहा। साल 2016-17 में 1470 रुपए और 1525 रुपए रहा, जबकि 2017-18 में 1550 रुपए और 1625 रुपए था और साल 2018-19 में 1750 रुपए और 1735 रुपए था। इसके साथ ही साल 2009 से 14 के मुकाबले 2014-19 के बीच दाल खरीद को देखें तो 2009 से 14 के बीच किसानों से मात्र 1.52 लाख मीट्रिक टन दाल खरीदी गई। वहीं साल 2014 से 2019 के बीच 76.85 लाख मीट्रिक टन दाल किसानों से खरीदी गई, जो 2009 से 14 के मुकाबले 4,962% ज्यादा है।
यही नहीं, सरकार ने एमएसपी पर उठने वाले सवालों को हमेशा के लिए बंद करते हुए साल 2021-22 के दौरान 6 रबी फसलों के लिए न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी, बल्कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए उनके एमएसपी में बढ़ोतरी भी की है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है और किसानों के लिए लाए गए विधेयक में एमएसपी हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये अंक पसंद आया होगा। आप हमारे कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां आपके सुझावों का, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।